शुरुआत सन 1940 से होती है। चारों तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ था। उसी दौरान कुछ नए लड़कों को आर्मी में भर्ती किया जाता है। सभी पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश थे। तभी उनका सख्त कैप्टन वहाँ पहुँच जाता है। वह सभी को डांटते हुए कहता है कि बाहर असली युद्ध चल रहा है और तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो। सब तुरंत लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। इसी टीम में दो भाई भी होते हैं। बड़े भाई का नाम जैक और छोटे भाई का नाम बेन था। फोटो खत्म होते ही सभी लड़के चुपके से समुद्र किनारे बने जेटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पार्क नाम का लड़का कुछ सिक्के लेकर लोगों को एक बोट के अंदर झांकने देता था, जहाँ उसका एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है। पूरी टीम इसे देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रही होती है, लेकिन तभी उनका कैप्टन वहाँ पहुंच जाता है। सभी लड़के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पार्क चालाकी से कैप्टन के ऊपर बड़ा सा जाल फेंक देता है और पूरी टीम वहाँ से भाग निकलती है। हालांकि कैप्टन भी कम तेज नहीं था। वह दूसरी तरफ से घूमकर उनका रास्ता रोक लेता है और फिर सजा के तौर पर सभी से बीच पर लगातार एक्सरसाइज करवाने लगता है। कुछ देर बाद माहौल फिर हल्का हो जाता है। लड़के समुद्र की लहरों में खेलना शुरू कर देते हैं। उधर जैक अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से मिलने पहुंचता है। नैन्सी मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। ये सुनते ही जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नैन्सी भी बिना देर किए खुशी खुशी हाँ कह देती है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी एक मछुआरा घबराया हुआ वहाँ दौड़ता हुआ आता है। वह हांफते हुए बताता है कि उसने समुद्र में दुश्मन के कई बड़े जहाज अपनी तरफ बढ़ते हुए देखे हैं। ये खबर सुनते ही जैक का चेहरा गंभीर हो जाता है। दूसरी तरफ थाई आर्मी के बड़े अधिकारी जापानी अफसरों के साथ एक जरूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ एक साइंटिस्ट सभी के सामने अपनी नई रिसर्च पेश करता है। वह बताता है कि जापान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपनी ताकत फैलाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन की पूरी सेना को कुछ ही समय में खत्म कर सके। इतना कहकर वह एक वीडियो चलाता है। उसमें एक कैदी के शरीर में अजीब सा वायरस डाला जाता है। पहले तो वह दर्द से तड़पता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। चेहरा बिगड़ जाता है और वह इंसानों पर टूट पड़ता है। अब वह इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। कमरे में बैठे कई अफसर इस एक्सपेरिमेंट से घबरा जाते हैं। उनका कहना था कि ऐसा हथियार इंसानों के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन जापानी कमांडर को सिर्फ जीत चाहिए थी। इसलिए वह बिना किसी की बात सुने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला कर लेता है। इधर सभी नए सोल्जर्स को तुरंत कैंप में वापस बुला लिया जाता है। हर किसी को हथियार दिए जा रहे थे और युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन बेन के मन में अभी भी डर बैठा हुआ था। उसे लड़ाई से ज्यादा अपनी माँ की चिंता थी, इसलिए वह चुपके से घर भाग जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन बेन के घर पहुंच जाता है। उसकी माँ एम्मा दरवाजा खोलती है। कैप्टन कहता है कि देश को इस समय हर जवान की जरूरत है, इसलिए बेन को तुरंत कैंप भेजना होगा, लेकिन एम्मा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसने पहले ही अपने पति को युद्ध में खो दिया था और अब वह अपने बेटे को भी नहीं खो सकती। इसी दौरान बेन पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है। जंगल के रास्ते में उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक उसे रोकते हुए कहता है, तुम हर मुश्किल से भागते रहते हो, आखिर कब तक डरकर जीते रहोगे? बेन मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी और की लड़ाई में अपनी जान क्यों दूं? मुझे अपनी माँ के साथ चैन से जीना है। जैक कुछ पल चुप रहता है, फिर वह बताता है कि जल्द ही वह पिता बनने वाला है। इसके बाद वह बेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बहादुरी का मतलब डर न लगना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद सही फैसला लेना होता है। फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। इधर समुद्र किनारे असली युद्ध शुरू हो चुका था। जापानी सेना चारों तरफ से हमला कर देती है। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। हर तरफ धुआं, धमाके और चीखें सुनाई दे रही थीं। कई थाई सोल्जर्स लड़ते लड़ते वहीं गिर जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा किनारा जंग का मैदान बन जाता है। काफी देर सोचने के बाद बेन भी फैसला कर लेता है कि वह भागेगा नहीं। वह वापस अपने साथियों के पास लौट आता है और हथियार उठाकर लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन यह उसकी पहली जंग थी। सामने अनुभवी दुश्मन थे और इधर ज्यादातर नए लड़के, इसलिए उनकी टीम जल्दी ही बिखरने लगती है। उसी दौरान समुद्र की लहरों के साथ एक बड़ा लोहे का बॉक्स किनारे आकर रुकता है। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। कुछ सेकंड बाद बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से एक डरावना ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। उसकी हालत किसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह बिना समय गंवाए जंगल की तरफ बढ़ जाता है। उधर बेन और उसके बाकी साथी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अगले ही पल उनकी टीम का एक सोल्जर जोर से चीखता है। जब बाकी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी उसके शरीर को बुरी तरह नोच रहा होता है। सब घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी भाई लोग चारों तरफ से निकल आते हैं। पूरी टीम समझ ही नहीं पा रही थी
कि आखिर ये चीजें हैं क्या। भागते भागते बेन का पैर अचानक दलदल में फंस जाता है। वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही नीचे धंसता जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर दलदल के अंदर चला जाता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। बेन को लगता है कि शायद कोई साथी उसे बचाने आया है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलकर ऊपर देखता है, उसे बचाने वाला इंसान नहीं बल्कि एक भयानक ज़ॉम्बी था। उसके पीछे खड़े बाकी ज़ॉम्बीज भी धीरे धीरे बेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जापानी और थाई अधिकारियों तक खबर पहुंचती है कि दोनों देशों के बीच अस्थायी समझौता हो चुका है। अब खुली लड़ाई रोक दी जाएगी, लेकिन जंगल के अंदर जो हो रहा था उससे कोई भी अनजान था। कुछ समय बाद फुल टीम जंगल में भेजी जाती है ताकि लापता सोल्जर्स को ढूंढा जा सके। जंगल के अंदर पहुंचते ही उनका सामना बेहद डरावने मंजर से होता है। पेड़ों से इंसानी हड्डियां लटक रही थीं और जमीन पर जगह जगह खून फैला हुआ था। तभी हवा चलती है और पेड़ों से बंधी हड्डियां आपस में टकराकर आवाज करने लगती हैं। आवाज सुनते ही झाड़ियों के पीछे हलचल होती है। अगले ही पल ज़ॉम्बी भाई लोग अचानक चारों तरफ से निकल आते हैं। सोल्जर्स बिना देर किए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक लगातार फायरिंग होती रहती है। जब गोलियां खत्म होने लगती हैं तो सोल्जर्स आगे बढ़कर लाशें देखने जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं पड़ा था, जैसे सभी हवा में गायब हो गए हों। तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं तो उनके लीडर का आधा सिर गायब था और एक ज़ॉम्बी उसका दिमाग खा रहा होता है। ये नजारा देखते ही बाकी ज़ॉम्बीज भी हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो जाती है। उधर जैक अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में बेन को ढूंढ रहा होता है। रास्ते भर उसे जली हुई लाशें, बिखरे हुए हथियार और इंसानी शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए जैक को किसी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ एक पुराने गड्ढे तक पहुंचता है। नीचे झांकने पर उसे एक सोल्जर दिखाई देता है जो मदद के लिए हाथ हिला रहा था। जैक बिना देर किए पास के पेड़ से रस्सी बांधता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है वह सोल्जर अचानक उसकी तरफ मुड़ जाता है। उसका चेहरा आधा फटा हुआ था। अगले ही पल वह ज़ॉम्बी बनकर जैक पर टूट पड़ता है। जैक किसी तरह उसे धक्का देता है और पास पड़ा नुकीला डंडा उठाकर उसके सिर में घुसा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना होने के बाद भी ज़ॉम्बी मरता नहीं। वह फिर से उठकर जैक का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। जैक पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी जैक की जेब से उसकी पुरानी पॉकेट वॉच नीचे गिर जाती है। उसी पल उसकी नजर पास पड़ी जलती हुई लकड़ी पर जाती है। वह तुरंत उसे उठाकर ज़ॉम्बी के ऊपर दे मारता है। आग लगते ही ज़ॉम्बी दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाता है। जैक किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आता है, लेकिन इस दौरान आग की चिंगारी उसकी एक आंख को भी जला देती है। दर्द से कराहते हुए वह कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को समुद्र किनारे पड़ा हुआ पाता है। आसपास इंसानों की बिखरी हुई लाशें थीं। तभी उसकी नजर एक उड़ती हुई तितली पर पड़ती है और अचानक उसके दिमाग में कुछ टूटी फूटी यादें चमकने लगती हैं। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले वही ज़ॉम्बी उसे काट चुका था। अगले ही पल उसे और भी भयानक सच्चाई याद आती है। वह खुद इंसानों पर हमला कर रहा था। ज़ॉम्बी भाई लोग के साथ मिलकर वह लोगों को नोच नोच कर खा रहा था। एक छोटी बच्ची भी उसके सामने आ गई थी और उसने उसे भी नहीं छोड़ा। ये सब याद आते ही जैक जोर से चीख पड़ता है। दूसरी तरफ जापानी साइंटिस्ट अपनी लैब में पुराने टेस्ट की रिपोर्ट देख रहा होता है। वह बाकी अफसरों को समझाता है कि यह कोई आम वायरस नहीं है। पहले इसे जानवरों पर आजमाया गया था। जो बच गए उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई, लेकिन उनके अंदर इंसानों का मांस खाने की खतरनाक भूख भी पैदा हो गई। बाद में यही वायरस इंसानों पर टेस्ट किया गया और नतीजा सबके सामने था। वह आगे बताता है कि इस वायरस की सबसे अजीब बात यह है कि ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बीज पर हमला नहीं करते। उन्हें सिर्फ इंसानी मांस चाहिए, यानी एक बार कोई इंसान बदल गया तो वह इस झुंड का हिस्सा बन जाता है। यही वजह थी कि जंगल में उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर जैक को जमीन पर एक पुरानी पॉकेट वॉच दिखाई देती है। वह उसे उठाता है तो अंदर अपने परिवार की तस्वीर देखकर कुछ पल के लिए उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपने बचपन, अपनी माँ और अपने छोटे भाई बेन की याद आने लगती है। इसी दौरान मिलिट्री कैंप में नैन्सी घायलों का इलाज कर रही होती है। तभी जैक का एक साथी वहाँ पहुंचकर बताता है कि उसने बेन को आखिरी बार जंगल में देखा था। ये सुनते ही जैक बेचैन हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका भाई शायद अभी भी जिंदा है। कुछ देर बाद जैक और उसके कमांडर की मुलाकात जापानी अधिकारियों से होती है। वहीं साइंटिस्ट पहली बार सच बताता है कि जंगल में घूम रहे मॉन्स्टर्स कोई अलौकिक जीव नहीं
बल्कि उसी वायरस से बने ज़ॉम्बीज हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उधर जंगल की एक अंधेरी गुफा में बेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके आसपास कई ज़ॉम्बीज बैठे थे। तभी उनका लीडर एक मरा हुआ जानवर घसीट कर लाता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी भाई लोग उस शिकार पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कई दिनों से भूखे हों। बेन चुपचाप गुफा के एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। इसी दौरान उनका लीडर पार्क धीरे धीरे गुफा के अंदर आता है। बाकी सभी ज़ॉम्बीज तुरंत शांत होकर पीछे हट जाते हैं। पार्क किसी इंसान की तरह सोच भी सकता था और फैसला भी ले सकता था। पार्क एक कोने में बैठा अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पार्क के हाथ में एक पुराना कागज भी था जिस पर उसकी पत्नी की लिखी कुछ लाइनें थीं। वह बार बार उन्हें पढ़ता और फिर तस्वीर को सीने से लगा लेता। यह देखकर बेन को भी अपनी माँ एमा और बड़े भाई जैक की याद आने लगती है। वह अपनी जेब से परिवार की तस्वीर निकालता है और काफी देर तक उसे देखता रहता है। उधर जापानी और थाई सोल्जर्स जंगल में इन ज़ॉम्बीज को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि गुफा के अंदर पूरा झुंड छिपा बैठा है। सभी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच गुफा के अंदर बैठे एक ज़ॉम्बी की नजर दूर किसी इंसान पर पड़ती है। वह धीरे से गुर्राता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी भाई लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में फिर वही खतरनाक भूख दिखाई देने लगती है। उधर जंगल के दूसरी तरफ जापानी और थाई सोल्जर्स मिलकर ज़ॉम्बीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर बताता है कि उसने कुछ देर पहले एक ज़ॉम्बी को इसी तरफ जाते देखा था। ये सुनते ही पूरी टीम धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगती है। इसी बीच पार्क गुफा से बाहर निकलकर नदी के किनारे पहुंचता है। वहाँ वह काफी देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी हो। वह उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी और वही पुरानी बातें दोहरा रही थी जो वह जिंदा रहते कहा करती थी। अपनी पत्नी की याद आते ही पार्क पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। उसके शरीर से एक अजीब सा तरल निकलने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर आग पकड़ लेता है। बेन यह सब दूर खड़ा अपनी आंखों से देख रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि जब कोई ज़ॉम्बी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तब उसके साथ यही होता है। दूसरी तरफ गुफा में बाकी ज़ॉम्बीज आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि जानवरों का मांस खाने से भी उसकी भूख नहीं मिट रही, उसे इंसानी मांस चाहिए। दूसरा ज़ॉम्बी भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें रोकते हुए कहता है कि अब और इंसानों को नहीं खाना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज उस पर भड़क जाते हैं। उधर जंगल में आगे बढ़ रही टीम आखिरकार एक अकेले ज़ॉम्बी तक पहुंच जाती है। जापानी कमांडर जानबूझकर अपने हाथ पर हल्का सा कट लगा लेता है ताकि खून की गंध उसे अपनी तरफ खींच सके। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही ज़ॉम्बी करीब पहुंचता है छिपे हुए सोल्जर्स अचानक बाहर निकल आते हैं। वे खास हारपून की मदद से उसे जकड़ लेते हैं। पकड़े गए ज़ॉम्बी को मिलिट्री बेस में लाकर एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए जाते हैं ताकि वह किसी पर हमला न कर सके। इसके बावजूद वह लगातार छूटने की कोशिश करता रहता है। जापानी साइंटिस्ट उसे मारना नहीं चाहता था। उसका मकसद इस वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना था, इसलिए वह बार बार उसके शरीर का निरीक्षण करता है। दूसरी तरफ जैक ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। वह कहता है अगर इसे मारना है तो जल्दी मार दो, इस तरह तड़पाना गलत है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अचानक ज़ॉम्बी अपने शरीर में ढंसा हुआ हारपून खुद ही बाहर खींच लेता है। अगले ही पल वह पूरे जोर से पिंजरे को हिलाने लगता है। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। गोलियां लगने के बाद भी वह गिरता नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा गुस्से में गुर्राने लगता है। कुछ देर बाद वहां एक बुजुर्ग आदमी को लाया जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी ज़ॉम्बी का पिता था। दोनों एक दूसरे को देखकर बेचैन हो जाते हैं, मगर तभी जापानी कमांडर बिना एक पल सोचे उस बुजुर्ग के सिर में चाकू घोंप देता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर ज़ॉम्बी दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। जैक भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और कमांडर से भिड़ जाता है, लेकिन उसके साथ ही किसी तरह उसे पीछे खींच लेते हैं। इसके बाद कमांडर पिंजरे के अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है। ज़ॉम्बी तड़पते हुए बार बार अपने पिता की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेबस था। दूसरी तरफ जैक का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिर उसके अधिकारी उसे शांत करने के लिए मिशन से ही हटा देते हैं। उधर गुफा में बेन और बाकी ज़ॉम्बी भाई लोग अपने गायब साथी का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर गुजर जाती है, लेकिन वह वापस नहीं लौटता। अब सभी को यकीन होने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए पूरा झुंड उसे ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकलने का फैसला करता है। वे जंगल में उसके निशान तलाश कर रहे थे। बेन भी उनके साथ था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार अपने परिवार की तस्वीर घूम रही थी। रास्ते में चलते हुए ज़ॉम्बीज आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि अगर उसे जबरदस्ती आर्मी में भर्ती न किया गया होता तो आज वह अपने पिता की दुकान संभाल रहा होता। दूसरा कहता है कि उसका सपना वकील बनने का था। तीसरा मुस्कुराकर कहता है कि वह नौकरी करके अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था। उधर पास के एक गांव में लोग पूजा कर रहे होते हैं। सभी अपने परिवार की सलामती
की दुआ मांग रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसी गांव की तरफ बढ़ रहा है। इसी दौरान नैन्सी रात के समय अपनी साइकिल से घर लौट रही होती है। अचानक उसकी साइकिल की लाइट बंद हो जाती है। वह रुककर उसे ठीक करने लगती है। तभी उसे सामने कोई चलता हुआ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई इंसान है, लेकिन अगले ही पल वह डर कर चीख पड़ती है क्योंकि सामने खड़ा शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी भाई लोग गांव में पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी बीच एक औरत अपने पति को पहचान लेती है, लेकिन वह अब इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका था। वह ज़ॉम्बी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के पीछे बढ़ता है। दोनों डर कर पीछे हट जाती है। तभी छोटी बच्ची गिर पड़ती है। ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन हमला करने के बजाय वहीं रुक जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अपनापन दिखाई दे रहा था। बच्ची धीरे धीरे अपने पिता के पास जाती है और उसके चेहरे को छू लेती है। ज़ॉम्बी भी कांपते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। गांव के दूसरी तरफ जैक अभी भी उस परिवार के पीछे चल रहा होता है, जहां एक ज़ॉम्बी अपनी पत्नी और बेटी के सामने खड़ा था। तभी अचानक जापानी टास्क फोर्स वहां पहुंच जाती है। वे बिना कुछ सोचे उसी ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए हारपून चलाते हैं, लेकिन उनका निशाना बिगड़ जाता है। हारपून सीधे उसकी पत्नी और छोटी बेटी को जा लगता है। दोनों वहीं गिर पड़ती हैं। ये मंजर देखते ही ज़ॉम्बी दर्द से जोर से चीख उठता है। अगले ही पल जंगल के अलग अलग कोनों से ज़ॉम्बी भाई लोग उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचने लगते हैं। जापानी सोल्जर्स तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी थाई कमांडर उन ज़ॉम्बीज को ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि ये कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी के अपने सोल्जर्स हैं, जिन्हें इस वायरस ने बदल दिया है। यह देखकर उसका गुस्सा जापानी टीम पर फूट पड़ता है। वह अपने आदमियों के साथ जापानी सोल्जर्स पर ही गोलियां चला देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में थाई कमांडर का साथी सबसे पहले मारा जाता है। कुछ ही देर बाद खुद कमांडर भी गोलियां लगने से जमीन पर गिर पड़ता है। मरने से पहले उसकी नजर बैन पर पड़ती है, जो बाकी ज़ॉम्बीज के बीच खड़ा था। वह उसे पहचान लेता है और आखिरी बार उसे वहां से भाग जाने का इशारा करता है, लेकिन बेन वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका कमांडर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। इसी दौरान जैक भी वहां पहुंच जाता है। उसके सामने कई ज़ॉम्बीज इंसानी लाशों को नोच रहे थे। तभी उसकी नजर बेन पर पड़ती है। अपने छोटे भाई को उस हालत में देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि अब बेन भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। बिना देर किए जैक अपनी राइफल उठाता है और बेन पर गोली चला देता है। गोली उसके कंधे में लगती है। बेन दर्द से पीछे हट जाता है और अपने भाई का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक दूसरी गोली भी चला देता है। इस बार बेन पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ पहाड़ी से नीचे जा गिरता है। नीचे गिरने के बाद कुछ देर तक बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका भाई नहीं बचा, लेकिन अगले ही पल नीचे से हलचल होती है। बेन धीरे धीरे उठता है और लड़खड़ाते हुए फिर से जैक की तरफ बढ़ने लगता है। जैक एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि गोलियां बेन को लगी थीं, लेकिन फिर भी वह जिंदा खड़ा था। तभी बेन धीमी आवाज में अपने भाई का नाम लेने की कोशिश करता है। उसकी जुबान ठीक से साथ नहीं दे रही थी। इसी दौरान जैक के सामने एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जैक पूरी कोशिश करता है कि खुद को बचा सके, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। कुछ ही देर में जैक के शरीर में भी वायरस तेजी से फैलने लगता है। दूसरी तरफ जापानी बेस में साइंटिस्ट काइटो लगातार रिसर्च कर रहा होता है। वह एक नई रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी के जलने के बाद बची राख आसपास के पेड़ पौधों पर भी असर डाल रही है। यानी यह वायरस सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे प्रकृति में भी फैलने लगा था। काइटो तुरंत ये जानकारी नाकामुरा जूनियर को देता है। वह साफ कहता है कि अगर अभी भी इस वायरस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हालात किसी के बस में नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उधर अगले दिन बचे हुए सभी सिविलियंस को एक सुरक्षित जगह इकट्ठा किया जाता है। नैन्सी, एमा और बाकी परिवार भी वहीं मौजूद थे। तभी जापानी सोल्जर्स नए भर्ती हुए लड़कों की तस्वीरें लेकर आते हैं ताकि उनके परिवार उनकी पहचान कर सकें। जैसे जैसे लोग अपने बेटों की तस्वीरें देखते हैं, पूरा माहौल चीखों और आंसुओं से भर जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी था। उधर जापानी कमांडर अपने अधिकारियों के साथ गुप्त मीटिंग करता है। वह साफ कहता है कि अब कोई भी गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो कुछ जंगल में हुआ उसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए वहां मौजूद सभी सिविलियंस को भी खत्म करने का फैसला लिया जाता है। ये सुनकर थाई कमांडर इसका विरोध करता है, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि ऊपर से यही आदेश मिला है। दूसरी तरफ गुफा में बेन बाकी ज़ॉम्बीज के साथ बैठा होता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज एक घायल इंसान को घसीटते हुए अंदर लाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। बेन जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखता है
वह उसे पहचान लेता है। वह उसका पुराना साथी था जिसके साथ उसने ट्रेनिंग की थी। यह देखकर बेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बाकी ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगले ही पल कई ज़ॉम्बीज़ उसी पर टूट पड़ते हैं। गुफा के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बेन पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, लेकिन सामने एक साथ कई ज़ॉम्बीज़ थे। उसी समय जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। वह देखता है कि बेन अकेला कई ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा है। बिना देर किए जैक भी लड़ाई में कूद पड़ता है। कुछ ही मिनटों में जैक अपनी ताकत से कई ज़ॉम्बीज़ को दूर फेंक देता है। अब उसके अंदर भी वायरस पूरी तरह फैल चुका था। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। ये देखकर बाकी ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उसके सामने रुक जाते हैं। फिर एक एक करके सभी उसके सामने सिर झुका देते हैं। इसी दौरान एक घायल ज़ॉम्बी भागता हुआ गुफा में पहुंचता है। वह बताता है कि जापानी सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। किसी तरह वह वहां से बचकर निकला है। वह यह भी बताता है कि अब उनके परिवारों की जान खतरे में है और सिविलियंस को मारने की तैयारी चल रही है। ये सुनते ही जैक फैसला कर लेता है कि वह चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ बेन को शक होता है कि कहीं यह सब उन्हें बाहर निकालने का जाल तो नहीं, लेकिन जब बात अपने परिवार की आती है तो जैक एक पल भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होता। उधर जंगल के बीच सिविलियंस को यह कहकर आगे ले जाया जा रहा होता है कि उनके लिए सुरक्षित जगह तैयार की गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जापानी सोल्जर्स पहले से अलग अलग जगह छिपकर बैठे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच नाकामुरा का बेटा अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि यह फैसला गलत है, लेकिन नाकामुरा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसके लिए मिशन सबसे ऊपर था और वह किसी भी कीमत पर इस राज को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। दूसरी तरफ जैक, बेन और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सामने खड़े सिविलियंस अपने बेटों और अपनों को उस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन अगले ही पल नाकामुरा अपने सोल्जर्स को फायरिंग का आदेश दे देता है। अचानक चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। कई बेगुनाह लोग वहीं गिर पड़ते हैं। पूरा इलाका चीखों और गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। ये मंजर देखकर बेन अपनी माँ एमा की तरफ भागता है, जबकि जैक सीधे नैन्सी के पास पहुंच जाता है। दोनों भाई अपने सबसे करीब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। नैन्सी की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे खोने का डर जैक को अंदर तक तोड़ देता है। काफी देर सोचने के बाद वह एक ऐसा फैसला करता है जिसे लेने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह नैन्सी को काट देता है ताकि शायद वह भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रह सके। उसी समय नाकामुरा छिपा हुआ बटन दबा देता है। जमीन के नीचे छिपा एक विशाल लोहे का पिंजरा अचानक ऊपर आ जाता है और जैक, बेन के साथ बाकी ज़ॉम्बी भाई लोग उसके अंदर कैद हो जाते हैं। बाहर खड़े जापानी सोल्जर्स को लग रहा था कि अब यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी दौरान एक सोल्जर पिंजरे का लॉक पूरी तरह बंद करने आगे बढ़ता है। तभी अंदर मौजूद एक ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपनी टीम की तरफ भागता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वायरस अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। सभी के सामने उसका शरीर बदलने लगता है और वह अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। ये देखकर नाकामुरा बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बावजूद वहां मौजूद हर सोल्जर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर पिंजरे के अंदर जैक पूरी ताकत से लोहे की सलाखों को धक्का देता रहता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार लॉक टूट जाता है। अगले ही पल जैक और बाकी ज़ॉम्बी भाई लोग पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बीज सीधे जापानी सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। कई सोल्जर्स वहीं काटे जाते हैं और कुछ ही देर में उनके शरीर में भी वायरस फैलने लगता है। जो कुछ देर पहले इंसान थे, अब धीरे धीरे वहीं भी ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। हालात हाथ से निकलते देखकर नाकामुरा घबरा जाता है। वह लगातार 2 ग्रेनेड फेंकता है। जोरदार धमाके से कई ज़ॉम्बीज वहीं गिर जाते हैं, लेकिन बाकी रुकने वाले नहीं थे। धुएं और आग का फायदा उठाकर कई ज़ॉम्बीज जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी धीरे धीरे अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस कर रही थी। जैक उसकी तरफ देखता है और जमीन पर पड़े एक मरे हुए सोल्जर की तलवार उठा लेता है। जंगल के अंदर चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। जापानी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जबकि जैक और बाकी ज़ॉम्बी भाई लोग उनका पीछा कर रहे थे। अब हालात पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके थे। दूसरी तरफ नाकामुरा जल्दी जल्दी अपना फ्लेम थ्रोअर उठाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि आग ही ज़ॉम्बीज को रोक सकती है, लेकिन जैसे ही वह उसे चलाने की कोशिश करता है, मशीन काम ही नहीं करती। कुछ देर पहले हुई भाग दौड़ में उसमें मिट्टी भर चुकी थी और फ्लेम थ्रोअर पूरी तरह जाम हो गया था। ये देखते ही ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में वे उसे नीचे गिरा देते हैं और बुरी तरह काटने लगते हैं। कुछ ही देर बाद नाकामुरा भी उसी वायरस का शिकार बन जाता है। इसी दौरान बेन वहां पहुंचता है। जमीन पर पड़ा फ्लेम थ्रोअर उसकी नजर में आ जाता है। वह उसे उठा लेता है और गुफा के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसी समय जैक और बाकी ज़ॉम्बीज
धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। बेन अपने भाई को ध्यान से देखता है, फिर कांपती हुई आवाज में उसे पुकारता है। उसकी आवाज सुनते ही जैक कुछ पल के लिए रुक जाता है। वह अपने छोटे भाई की तरफ देखता है और चुपचाप उसे सैल्यूट करता है। बेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले ही पल वह फ्लेम थ्रोअर चला देता है। आग की तेज लपटें जैक और उसके पीछे खड़े सभी ज़ॉम्बीज को अपनी चपेट में ले लेती हैं। जैक वहीं खड़ा अपने छोटे भाई को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था। बेन लगातार रो रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। धीरे धीरे जैक आग की लपटों में गायब होने लगता है। उसके साथ बाकी ज़ॉम्बीज भी एक एक करके जलने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा इलाका शांत हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। उस समय जैक और बेन दोनों छोटे बच्चे थे। दोनों हर वक्त साथ खेलते, एक दूसरे से लड़ते और फिर कुछ ही मिनटों बाद वापस दोस्त बन जाते। उनकी शरारतों से पूरा घर गूंजता रहता था। उनके पिता हमेशा चाहते थे कि बड़े होकर दोनों बहादुर सोल्जर्स बने और अपने देश की सेवा करें। जैक को यह सपना पसंद था, लेकिन बेन का मन कभी भी इस रास्ते पर नहीं था। वह हमेशा एक शांत जिंदगी चाहता था, जहां युद्ध, हथियार और खून खराबा न हो। वक्त के साथ दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। जैक ने अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा, जबकि बेन हमेशा लड़ाई से दूर रहना चाहता था। लेकिन किस्मत ने आखिर दोनों को उसी युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया, जहां उन्हें एक दूसरे के खिलाफ सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। इस पूरी घटना ने सिर्फ दो भाइयों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि यह भी दिखा दिया कि युद्ध में जीतने वाला भी बहुत कुछ हार जाता है। कभी कभी असली दुश्मन सामने खड़ा इंसान नहीं, बल्कि वह नफरत होती है जो इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। इसी दर्द भरे अंत के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।